हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो लेक्चर हम लोग बात करेंगे ICAR एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और इसके कुछ प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। ठीक, ICAR एग्ज़ाम जो है आप सभी को पता है, इसका डेट आ चुका है और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका शायद मे बी 7 सितंबर 2020। इसलिए मैं भी कह रहा हूँ, कुछ बच्चों का सवाल ये है कि सर अगर ICAR एग्ज़ाम मोस्टली ICAR एग्ज़ाम हमेशा जो है वो नीट और जेईई के बाद होता रहा है, इस बार एक ऐसा चांस है जो ICAR ने मतलब NTA ने इस बार जो पहले एग्ज़ाम करा रहा है। ठीक, हालांकि अब इसकी जो इसका जो अपडेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है, अभी तक वहाँ पर नहीं था। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि इसमें एग्ज़ाम आपका 100% हो जाएगा। ठीक, अब कुछ बच्चों का सवाल ये, सर अगर नीट और जेईई एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो हमारा एग्ज़ाम क्या पोस्टपोन हो सकता है? एग्ज़ाम बिल्कुल पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन पोस्टपोन होने के चांस कम है अगर एक हफ्ते के बीच में, अगर मान लीजिएगा यहाँ पर ये कंडीशन है, अगर 31 अगस्त तक आपके एडमिट कार्ड अगर नहीं आए, तो 100% यहाँ पर एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। ठीक, अगर आपका 31 अगस्त तक एडमिट कार्ड अगर आ गए तो आपका एग्ज़ाम 7 सितंबर में ही होगा और एग्ज़ाम डेट अब पोस्टपोन नहीं होगी। ठीक, याद रहे यहाँ पर हमारा 7 जो एग्ज़ाम है वो आपका यूजी एग्ज़ाम है, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट BSc एग्रीकल्चर के लिए, और जो 8 सितंबर में जो एग्ज़ाम होगा, चूँकि मोस्टली ऐसा होता है यूजी पहले होता है पीजी के बाद में होता है, तो 8 सितंबर जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम होगा पीजी का, यानी पोस्ट ग्रेजुएट, और ये MSc के लिए होता है। ठीक, हमको यूजी से मतलब है, तो हमारा यूपी एग्ज़ाम आप समझ जाएंगे, जो आपका यूजी एग्ज़ाम है वो 7 सितंबर हो सकता है। ऐसा कब है? जब 31 अगस्त तक हमारा एडमिट कार्ड आ जाए, और अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो इस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा नहीं, ये पोस्टपोन हो जाएगा। तो हमें फिलहाल आपको ये मान चलना पड़ेगा कि हमारा एग्ज़ाम 7 सितंबर में है, और आज हमारे पास जो है 22 अगस्त हो चुकी है, 22 अगस्त हो चुकी है, और हमारा एग्ज़ाम कब है? वो आपका 7 सितंबर को है। तो हमें ये लग रहा है कि मेरे पास जो है करीब यहाँ पर 15 डेज का टाइम है। 15 डेज में हम डिपेंड करेगा यहाँ पर तैयारी कैसे किया जाए। ठीक, चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। चूँकि ICAR एग्ज़ाम अदर स्टेट के बच्चे भी देते हैं, एक सेंटर ये ऐसा एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम को देकर हम इंडिया किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में या अदर स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ चूँकि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे स्टेट के हैं जिस स्टेट में एग्ज़ाम मेरिट बेस पर हो गया है, उनके लिए एक ये दुखद समाचार है, जहाँ पर एडमिशन अगर उनका नहीं हुआ मेरिट बेस में, और अगर उनका एग्ज़ाम नहीं इंट्रेंस नहीं हुआ है और उनका एडमिशन नहीं हो पाया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो बच्चे अच्छे पढ़ने में होते हैं उनके परसेंटेज मार्क कुछ कम हो जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे को परसेंट बनाना होता है वो केवल परसेंट पर फोकस करेगा। लेकिन अगर किसी को कंपटीशन करना होगा तो वो ये सोचेगा कि मुझे नॉलेज गेन करनी है, तो मुझे परसेंट डिपेंड नहीं देखना है, मुझे केवल नॉलेज गेन करनी है, मुझे केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए केवल, और मुझे अच्छे नंबर नहीं चाहिए। तो मुझे नॉलेज गेन करने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो वो पढ़ने में लगा रहता है। लेकिन वहीं पर एक वो होता है जिसे ऊपर ऊपर पढ़ना है, नॉलेज से मतलब नहीं है, केवल परसेंटेज बनाना है, मोस्टली ऐसा देखा जाता है। तो ऐसे वो स्टूडेंट्स काफ़ी दुखी हैं जिनका मेरिट बेस एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन उनके लिए एक अच्छा सा गोल्डन चांस है कि अगर उसको मान लीजिएगा, जैसे एग्ज़ाम बात करें हम लोग हरियाणा के बारे में, वहाँ पर एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी है CCSHAU, चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, हिसार में है तो इसका फुल फॉर्म है चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा में है। ठीक, हरियाणा में 2 यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी हैं, ये भी इंडिया की 4 टॉप यूनिवर्सिटी है, और जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वो NDRI करनाल में है। ठीक है, डेयरी साइंस की है। तो आपकी हरियाणा में 2 यूनिवर्सिटी हैं। जो NDRI करनाल है वो 100% वहाँ पर सीट रिजर्व है ICAR के थ्रू, वहाँ पर स्टेट से एडमिशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो है 85% जो सीट है वो आपकी हरियाणा के द्वारा ही यहाँ पर जाती है, मतलब हरियाणा कैंडिडेट 85% सीट पर रिजर्व रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो 15% सीट है वो आपकी फिल होती है बाय ICAR के थ्रू। ठीक, तो अगर स्टूडेंट्स कोई ऐसे हरियाणा के, हालांकि काफ़ी बच्चे ऑनलाइन टेस्ट में शामिल हैं तो उनकी दुखद घटना हम जानते हैं और वो बात करते भी हैं मुझसे हैं, तो हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं यहाँ से। ठीक है,
चूँकि अब वो वाइस चांसलर वहाँ के ये सोचते हैं कि ये ऐसा बेटर है, तो उनसे बेटर हम कुछ नहीं जान सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है, हालांकि ये चीज़ गलत है, ठीक है, चूँकि गलत इसलिए है, जो यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी रही है अभी तक, और आप वहाँ पर अगर एडमिशन मेरिट बेस पर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मेरिट बेस पर एडमिशन लेंगे वो बच्चे अच्छे होंगे। क्योंकि जब हम अच्छे बच्चों को चुनेंगे यूनिवर्सिटी में, अच्छे बच्चे यूनिवर्सिटी में काम करेंगे, अच्छी रिसर्च होगी, तो हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग ही यूनिवर्सिटी को रैंकिंग मिलती है। और अगर रैंकिंग खराब हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग गिर जाएगी, इमेज उनकी खराब होनी है अगर मेरिट बेस एग्जाम लिया है उन्होंने तो। ठीक, ये बिल्कुल भी गलत है, मैं इसके बिल्कुल एकदम विरुद्ध हूँ, और ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक, मुझे ऐसा लगता है, कहना नहीं चाहिए, जिस इंसान को नकल मिलती है वो इंसान दूसरों को नकल कराता है, और जिसको नकल नहीं मिलती है वो इंसान दूसरों को नकल नहीं करने देता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि वहाँ के वाइस चांसलर को नकल मिली होगी, लेकिन अगर मैं ऐसा कर रहे हैं तो ये कहीं न कहीं गलत है, इसलिए ऐसा सोचा हूँ। ठीक, चलिए हम लोग फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे। तो हम लोग ये बात कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स अपने स्टेट में स्टेट एग्जाम खराब होने के कारण अगर उनका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो उस यूनिवर्सिटी में हम ICR से एडमिशन ले सकते हैं। तो आप ICR के एग्जाम को आप अच्छे से तैयारी कर लें, 15 दिन में रिवीजन कर लें, तो 100% आपको सिलेक्शन हो सकता है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। ICR में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 150 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो टोटल आपके नंबर कितने हो गए? 600 नंबर हो गए। ठीक, यहाँ पर -1 की होती है नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग जब आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग, अब जब नेगेटिव मार्किंग आपकी -1 की है, तो इसका मतलब एक -1 ये, और जब एक क्वेश्चन गलत होगा आपका तो एक 4 नंबर ये, तो 4 एक कितने हो गए? 5। मतलब एक आपका गलत क्वेश्चन पर, 1 रॉन्ग क्वेश्चन पर आपके जो नंबर काटे जाएंगे वो -5 मार्क्स काटे जाएंगे। पहले आप इसको समझ लें। ठीक, क्योंकि अगर जो है आपका एक क्वेश्चन से 5 नंबर कटे माइनस हो गए, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत बड़ा ही आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एग्जामिनेशन के टाइम पर, आप परीक्षा में एग्जाम में नेगेटिव मतलब गलत क्वेश्चन को नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग से आपसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक, तो हमारी ये बात होगी इसमें क्वेश्चन को लेकर के। अब यहाँ पर सवाल ये है बच्चों का कि सर मिनिमम मार्किंग कितने होनी चाहिए और टॉप यूनिवर्सिटी के लिए कितना होना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं फॉर टॉप यूनिवर्सिटी के लिए। टॉप यूनिवर्सिटी के लिए आपको मिनिमम 400 नंबर चाहिए। 400 नंबर मतलब यहाँ पर 100 क्वेश्चन चाहिए, और यहाँ पर मिनिमम जो है नंबर चाहिए आपको। मिनिमम नंबर अगर बात करें, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर यहाँ पर मिनिमम नंबर कितने चाहिए, तो मिनिमम जो मार्क्स हैं वो आपके 300 मार्क्स चाहिए। टॉप यूनिवर्सिटी अगर आपको लेना है तो लगभग 400 के ऊपर क्वेश्चन, 400 के ऊपर नंबर करने पड़ेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन करना पड़ेगा 100 में से। अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए तो 300 क्वेश्चन से आप कम नहीं होना चाहिए। अब कहीं पर ऐसा होता है, जैसे हमारे एक बच्चा पिछली बार 2 महीने के लिए क्रैश बैच पढ़ने आया था, उसका जो है 240-280 नंबर कुछ था, उसको महाराणा विद्यापीठ यूनिवर्सिटी एक है, उसको मिल गया फ्री सीट। तो वो एक लकी बात होती है कि री काउंसलिंग में हम अगर सतर्क रहते हैं तो काउंसलिंग दौरान हमको कम नंबर में भी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं है कि 280 पर सबको मिल जाता है, ऐसा नहीं है। वो एक काउंसलिंग के दौरान अगर आप उपस्थित हैं वहाँ पर तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये हो गए आपके क्वालिफाइंग मार्क्स। आपके इतने क्वालिफाई का आपको मार्क करेंगे तो एग्जाम में आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो क्वेश्चन आपको 100% आता है। अब हम लोग इसकी कुछ बात कर लेते हैं प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। ठीक, देखिए एक्चुअली 15 दिन के अंतर्गत में हम लोग कर क्या सकते हैं, हम ये कर सकते हैं 15 डेज में आपने अभी तक कुछ चैप्टर पढ़ रखे होंगे, कुछ चैप्टर नहीं पढ़े होंगे। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि अभी तक बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़े होंगे, तो हम लोग उनके बारे में कुछ भी, मेरे पास कोई ऐसा जादू टोना नहीं है, ना ही कोई ऐसे चैप्टर हैं, और वो मुझसे ऐसे चैप्टर के लिए मुझे पूछे भी नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अभी जो एग्जाम हुआ था यूपी कैडेट का, 2 दिन पहले बच्चे पूछे सर कौन कौन हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, तो हम लोग को कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं। हम लोग बोल देते हैं सीधा भैया बिजी हूँ, बाद में बात कर लेंगे, या आपने जो पढ़ा वो आप पढ़ लीजिए। मतलब अब मैं बताइए 2 दिन में उसको क्या बता सकूं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, मैं कोई चैप्टर के यहाँ पर नाम नहीं बता पाऊंगा, आप ये चैप्टर पढ़ने हैं।
आपने जो भी चैप्टर अभी तक पढ़ रखे हैं आपने वही अच्छे पढ़ रखे हैं। ठीक, हम लोग हालांकि एक वीडियो ऐसा बना देंगे जिसमें ये बता देंगे ICAR 2019 में इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए थे, 18 में इतने क्वेश्चन आए थे, डाटा देख करके प्रीवियस पेपर से इतना हम लोग काम कर सकते हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे थे, आपको उन चैप्टर क्या करना है, पहले आप करना सूची बनानी है। ठीक है, आपके पास आज जो है 22 अगस्त हो चुकी है, तो आप 22 अगस्त में क्या करिएगा, उन चैप्टर की सूची बना लीजिएगा जो चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं, जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक, मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं, मेरे पास यहाँ पर PCB है और मेरे पास यहाँ पर PCB है, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर ACB है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो। हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले फर्स्ट ऑफ टाइम में यहाँ पर उन चैप्टर की सूची बना ली जो चैप्टर हमने पढ़ रखे हैं, यहाँ पर लिख देंगे जो चैप्टर हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट में फिजिक्स में हो सकता है हमने 10 चैप्टर पढ़ लिए हों, केमिस्ट्री में हो सकता है हमने 15 चैप्टर पढ़ लिए हों, मैथ में हो सकता है हमने 10 चैप्टर पढ़ लिए हों। ठीक है, यहाँ पर बायो में हो सकता है हमने 15 चैप्टर पढ़ लिए हों, एग्रीकल्चर में 10 चैप्टर, जो भी आपको टॉपिक पढ़ा है तो इसमें फर्स्ट केस में वो चैप्टर की सूची बना लेंगे जो चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। ठीक, इतनी बात कर लेंगे। अब सेकंड नंबर हम लोग उन चैप्टर्स की सूची यहाँ पर बनाएंगे जो चैप्टर हमको नहीं पढ़े हुए हैं। ऐसा क्यों, मान लिया मुझे फिजिक्स में सेकंड में हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ा हुआ, तो यहाँ लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़े हुए, इसमें मैग्नेटिक नहीं पढ़ा हुआ, ये नहीं पढ़ा हुआ, यहाँ मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई, इसको नहीं पढ़ा हुआ। मतलब हमारा ये कहना है आप पहले उनकी सूची बनाएंगे जो चैप्टर्स आपने पहले से पढ़ रखे हैं, सेकेंड पर उनकी सूची बनाएंगे जो चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, डेली जो है आपको एक सब्जेक्ट में कम से कम 3 से 4 घंटे देना है मिनिमम, डेली आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको 15 दिन के अंतर्गत में सिलेक्शन पाना है तो यह काम आप करना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट में मिनिमम आपको 4 घंटे का टाइम आपको देना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन माना है। ये बहुत मिनिमम टाइम है। ठीक है, अगर 24 घंटे में 4, ये कितना 4 या 12 घंटा हुआ है, तो 12 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, मतलब मैं मिनिमम टाइम इसलिए बता रहा हूं आपको, अगर एग्जाम टाइम पर इतना भी नहीं टाइम दे पा रहे हैं और ये वो टाइम है, अगर इस टाइम में आप पढ़ें तो अदर एक्टिविटी बिल्कुल छोड़ दें। ठीक, ये याद रखें, क्योंकि जब भी हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग एकदम इधर उधर बटा रहता है, जरा से कहीं पर आवाज़ आई फट से देखते हैं क्या हुआ। इस पढ़ाई के मतलब ये होता है कि हमारी स्थिरता जो है, कंसंट्रेशन हमारा एक बार वहीं पर होना चाहिए, तो हम 100% जो है सफल हो सकते हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, पहले मिनिमम आपको एक इसमें फिजिक्स मान लो है, फिजिक्स पढ़ना है तो इतने में आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। और याद रखें फिजिक्स में यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल आते हैं, यहाँ पर थ्योरी ऐसे बिल्कुल भी नहीं आती है। 45 केवल क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल होते हैं और थ्योरी यहाँ पर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं होगी। तो जो स्टूडेंट्स मैथ ग्रुप का है वो मेनली फोकस करेगा केमिस्ट्री और मैथ पर, केमिस्ट्री एंड मैथ पर। अगर केमिस्ट्री मैथ पर उसने दोनों मिला के अगर 80 क्वेश्चन भी कर लिया तो एडमिशन आपका इतने क्वेश्चन में ही हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब 100% करेक्ट होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। ठीक, अब मान ली इसने 80 कर लिया तो क्या फिजिक्स में 20 क्वेश्चन नहीं कर सकता है? कर सकता है बिल्कुल। अगर बच्चा मैथ ग्रुप का है, जिसका मैथ अच्छा होता है उसकी फिजिक्स अच्छी होती है, ये कन्फर्म है। ठीक, तो अगर इसका मैथ अच्छा है तो यहाँ 20 क्वेश्चन नहीं कर सकता क्या? तो यहाँ पर आराम से वो क्या कर सकता है, 100 क्वेश्चन तब भी कर लेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक, अगर आप ये ढायना बनाएंगे, ये रूटीन बनाएंगे, 100% आप सफल हो जाएंगे। हम लोग बात करेंगे PCB स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए यहाँ पर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री बहुत मस्ट है, बायोलॉजी केमिस्ट्री, क्योंकि इसके 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये मान लीजिएगा केवल 100% आपके NCERT से 45 क्वेश्चंस आपको लगातार NCERT से ही मिलेंगे, 5% क्वेश्चन होते हैं वो आउट होते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बायोलॉजी वाला स्टूडेंट अगर आपको मान लो 80 कर लेगा और फिर से उसने 10 भी क्वेश्चन अगर कर लिए तो यहाँ पर आपके 90 क्वेश्चन हो गए, तो 9 चौको 36, यहाँ मल्टीप्लाई करो 4 से तो हो जाएगा 360 नंबर, और 360 नंबर पर आपको कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। ये बिल्कुल वो तरीका है जो बिल्कुल एकदम बहुत ही मतलब इसको बहुत क्या बोला जाए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, और बहुत ही एक बिल्कुल एकदम सिंपल है, कॉमन ये तरीका है, कोई वैसा बहुत ज़्यादा टफ आपको नहीं है। आपको एग्जाम से डरना बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे एग्जाम टाइम पर डर जाते हैं, एकदम से एग्जाम आ गया अब मैं क्या करूं, डरने में ही उनका आधा डर से और चीज़ें और ख़त्म हो जाती हैं। तो आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम है, सबके साथ ऐसा होता है। ठीक है, आप अपने आप कभी कम ना समझें, आप वो हैं जो कोई नहीं हो सकता है, आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। ठीक है, आप जितने भी गरीब घर से बिलोंग करते हैं, मुझे लगता है कि जो बच्चा गरीब घर से बिलोंग करता है उसके अलावा और कोई भी इतना हार्डवर्क कभी नहीं कर सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक, क्योंकि मैं कई सालों से टीचिंग मतलब कोचिंग क्षेत्र में हूँ, तो मैंने ये देखा है जो बच्चे बेचारे गरीब घर से पढ़ने के लिए आते हैं
वो केवल रूम में कुछ नहीं देखते हैं, उसमें लाइट हो, उसमें अच्छी हवा हो, बस चाहे टीन हो, कैसा भी खद्दड़ हो, अगर वो वहाँ पर पढ़ के सफल हो जाते हैं उनकी हमेशा रैंक अच्छी आती है। मैंने ये देखा है, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको एसी और कूलर पंखे ज़रूरत नहीं पड़नी है, केवल आपको लाइट मिले, प्राकृतिक हवा मिले, आपको वो रूम सबसे बढ़िया है, आपको वो स्टडी रूम सबसे अच्छा होता है। आप केवल स्टडी करेंगे, इसके अलावा और कोई भी काम नहीं करेंगे तो आप किसी भी समय पर आप सफल हो जाएंगे। ठीक, आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमारे मम्मी और पापा हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, और उतना जितना मेहनत वो करते हैं हमें पढ़ाने के लिए, अगर उनसे हम आधी मेहनत करने लगेंगे तो हमारा सिलेक्शन हम जहाँ चाहें वहाँ ले सकते हैं। ठीक, तो आप चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें, और इसलिए आप जितना मेहनत करें, आप उतना हार्डवर्क करें, आप सफल हो जाएंगे। बिल्कुल भी आप असफल की आप सोचेंगे भी नहीं, सफल असफल आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, जो भी होगा अच्छा होगा, केवल मेहनत करिए और कुछ मत काम करिए। जितना भी टाइम मिले आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करिए एग्जाम के टाइम पर, लोगों से मिलना, ज़्यादा मोबाइल पर बात करना, मोबाइल का डाटा ऑन रहना, इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। क्योंकि कई बार मैंने देखा है, जैसे आपको वीडियो देखना है, वीडियो देख लिया, बंद कर दिया, उसके बाद ठीक आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट दिया, मोबाइल को बंद कर दिया, फिर उसका डाटा बंद कर दिया। मैं देखा कुछ बच्चे पढ़ते रहते हैं और उनका डाटा ऑन रहता है, जरा कोई व्हाट्सएप पर बात हुई, कोई मैसेज आया व्हाट्सएप, तो वो अपना स्टडी छोड़ करके व्हाट्सएप पर बात करने लगते हैं। एग्जाम के टाइम पर डिस्टर्बेंस होना सबसे बड़ा नेगेटिव फॉल्ट होता है, क्योंकि अब आप रात में मूड बना के पढ़ रहे हैं कि हमें पढ़ना है, और किसी का मैसेज आ गया, हम उसके बाद चले गए, उसने बोला मेरे यहाँ घटना घट गई यार, ये चीज़ नेगेटिव, अब उसकी घटना आप टेंशन ले ली, जो कि आप उसके दोस्त हैं। सबसे बड़ा फॉल्ट हमारा ये है कि हम दूसरों को जो है अपने से गले लगा करके, उनकी समस्याओं को मोल ले करके खुद को गड्ढे में डाल लेते हैं। स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमी ये है। तो हमें उन चीज़ों को बच के रहना है, एग्जाम के टाइम पर लोगों से कम मिलना है, बात नहीं करना है, थोड़ा सा संभालना है। केवल 15-20 दिन की बात है, हम अगर इस रूटीन को बार बार रिवीजन करेंगे, 100% रिवीजन करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। तो याद रखें, आप उन चैप्टर्स को पहले पढ़ें जो चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं, इसके बाद उनको पहले पढ़ें जो चैप्टर्स आपको नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक, अब एक चीज़ याद रखें, मैं आपको जनरल बात एक बता रहा हूँ, इस टाइम पर आपके रूम में आप अकेले हैं, ठीक है, या फिर अकेला आपने महसूस समझ करके अपने घर में कोई एक ऐसा रूम है जहां पर आपके अलावा कोई नहीं है, वो रूम आपके लिए बेस्ट है। उस रूम में आप क्या करें, मोस्टली बच्चे टेबल लैंप पर पढ़ते हैं, उसमें बल्ब लगा रहता है टेबल लैंप पर। ठीक, अगर टेबल लैंप नहीं है तो हम क्या करते हैं, कोई अखबार का पन्ना फाड़ करके, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कॉपी है, ठीक है, और आप क्या करें यहाँ पर इसको पन्ने को फाड़ करके, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक पन्ना है, ठीक, अब हम क्या करें, टेबल लैंप का यूज करें रूम में। ऐसा क्यों करें, ये मेरे पास ये है, आप इसमें क्या बल्ब लगा लें, ठीक, और यहाँ पर होल्डर लगा के, तार लगा के होल्डर अंदर करते हैं और तार लगा के इस तरीके से आप टेबल पर पढ़ें। टेबल अगर नहीं है तो नीचे आप ज़मीन में चटाई बोरा बिछा के वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, इसकी जो लाइट आपकी है ये केवल कहाँ पर गिरेगी, किताब पर गिरेगी, जितनी आप जगह बैठेंगे वहाँ पर गिरेगी। इसके अलावा जो बाहरी क्षेत्र में वो कैसा होगा, डार्क होगा, अंधेरा होगा। अब हम जब पढ़ेंगे तो हमारा जो है पढ़ने का जो ये जो कंसंट्रेशन है ये वहीं जाएगा जहाँ रोशनी होगी। ठीक, तो हम जब क्या हो, जब पूरे कमरे में लाइट रहती है तो हम मोस्टली डिस्टर्ब हो जाते हैं। कमरे पर कहीं पर किसी की फ़ोटो है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर डिस्टर्ब ही हो जाते हैं। हम उस चीज़ को देख करके सोचने कुछ और लगते हैं। जैसे देखा कमरे में गंदगी हो गई, अब हम पढ़ रहे तो कुछ और, कल सफाई करवाते तो क्या हुआ पता, उससे आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो हम एग्जाम के टाइम पर डाइवर्जन जो है बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप एक ही टारगेट पर फोकस करें कि हमारा एग्जाम 15 दिन का है, हमें 15 दिन में सिलेक्शन पाना है। किसी भी कीमत में हमको ऐसे चैप्टर को पढ़ना है जो बहुत ही मस्ट है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा चुके हैं, हम उसको बार बार रिवीजन करना है और कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक, तो आप इन नियमों को थोड़ा सा फॉलो करें, 100% आप सफल हो जाएंगे। बिल्कुल भी एग्जाम टाइम पर डरने की कोई बात नहीं है। अगर एग्जाम पेपर कठिन होगा, सबका कठिन होगा, आपके साथ कठिन नहीं होगा, वो सबके लिए कठिन है। तो आप कठिन क्वेश्चन से, कठिन पेपर से बिल्कुल घबराएं नहीं। क्वेश्चन अगर टफ है तो आपका 70 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो जाएगा, क्वेश्चन अगर सिंपल है तो आपका 100 पर सिलेक्शन नहीं होगा। हमें उस क्वेश्चन को नहीं करना है जो क्वेश्चन बहुत ही गलत है, जो क्वेश्चन बहुत ही टफ है, उस क्वेश्चन छूना नहीं है। हमें उसी क्वेश्चन पर टारगेट करना है जो क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी है। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे हैं सिलेबस के बारे में। तो याद रखें आप लोग उन चैप्टर्स को पहले पढ़ेंगे जो चैप्टर्स आपने पहले से पढ़ रखे हैं, उनका रिवीजन पहले करेंगे, ताकि अगर उसको रिवीजन हम डेली कर लेंगे तो 100% हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारे 10 चैप्टर तैयार हैं, 10 और कवर करने हैं, तो 15 दिन में हम आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से आप 100% जो है
15 दिन के अंतर्गत आप सिलेबस को खत्म कर लेंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। किस किस चैप्टर से ICAR एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, इस पर एक छोटा वीडियो बना देंगे, तो आपको वहाँ पर सिलेबस पता चल जाएगा इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे और ये क्वेश्चन हमारे ये टॉपिक जो हमारे लिए ICAR के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करें और आप जो है 100% आप सफल हो जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।